हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो एक और वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज़ को लेकर के, जो कि रिसेंटली अभी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है, यानी कि त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट ने इसे निकाला हुआ है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पोस्ट निकली हुई है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा जिससे आपको और कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो लोग भी हर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना। इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर देना, जिससे आपको कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है ये त्रिपुरा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है, एक तरीके से 8 वैकेंसीज़ निकली हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 8 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरीज़ की केवल 4 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 नंबर पोस्ट रिजर्व फॉर द पीएच कैटेगरी, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर है। तो ये हो गया पोस्ट को लेकर के। ठीक है, दूसरे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ जो बताया गया है वो थोड़ा सा सैलरी को लेकर के बताया गया है कि जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना पे मैट्रिक्स होता है, यानी कि पे लेवल और पे मैट्रिक्स वगैरह होता है। तो वहाँ पर जो इस जॉब की अगर सैलरी की हम बात करें, जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो 13 है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी। ठीक है, सैलरी कैलकुलेशन को लेकर के मैंने 1-2 वीडियोज़ में बताया है, आप वहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप पे मैट्रिक्स दिया गया है। जब आप इस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पे बैंड दिया गया है 10,230 से 34,800, ये क्या है, ये पे बैंड है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बेसिक पे है वो फर्स्ट जब आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे तब आपको कितना मिलेगा, उसके बाद में उस पर कुछ डीए लगेगा। ठीक है, डीए लगने के बाद में आप देखेंगे कुछ एचआरए लगेगा, तब एक आपकी फाइनल सैलरी बनती है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियोज़ में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आगे आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, फिर वो लोग पूछते हैं कि मैंने ये किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप पहले चीज़ों को समझिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये अप्लाई करिए। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो ये रखी गई है, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए किसमें, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चर साइंस, या फिर वेटनरी साइंस, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, और या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वाले ध्यान रखना कि अगर आपने केमिस्ट्री में अपना मतलब हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो वहाँ पर डिग्री नहीं, अगर आपका मास्टर्स है केमिस्ट्री में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना जैसे कि BUMS किया हुआ है, या फिर BSMS किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, BAMS और BHMS, BDS, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जितनी भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड डिग्री हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी दी गई है कि अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका कोई भी इंटेंशन या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फूड की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या फिर फूड के इम्पोर्ट को लेकर के। ऐसे ही कैंडिडेट को एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एज दी गई है। एज लिमिट जो है वो 18 से 40 है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लोग स्टेट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा एज को लेकर इशू होता है, क्योंकि वहाँ पर 30 ईयर एज होती है, तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, यानी कि 45 ईयर तक आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पर एक ये
अच्छी चीज़ है। तो जो अगर हम बात करें, जो एज जो कैलकुलेट हो रही है वो कैलकुलेट हो रही है 24/9/2021, यानी कि जो आपका सितंबर है, 24 सितंबर है, उस डेट को ये काउंट होगी एज आपकी। उसके बाद में आगे हम बात करें यार यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, तो यहाँ पर ये है कि जो भी आपको अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई की जाएंगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी गवर्न एज पर त्रिपुरा गवर्नमेंट, यानी कि त्रिपुरा गवर्नमेंट का भी जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने निकाले हैं, जो भी नोटिस जारी किया उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और ये है कि ये जो पोस्ट है ये गैजेटेड पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, एक तरीके से आपको गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है, उसके साथ ही साथ ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 सितंबर है। आप यानी कि 24 सितंबर से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। उसके बाद में और यहाँ पर क्या है, आगे जो दिया गया है वो आगे क्या दिया गया है, आगे यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है विल बी कंप्राइजेस ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, यानी कि 2 स्टेज में ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो वो 2 स्टेज कौन कौन सी हैं, सबसे पहला तो एक जो है आपका वो MCQ टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो 2 स्टेजेस यहाँ पर रहने वाली हैं। जो मेजर आपको सबसे पहले फोकस करना है वो आपको अपने MCQ टाइप जो आपका टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम से कंफ्यूज मत होइएगा, रिटन एग्जामिनेशन में MCQ आएंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं लिखने होंगे, आंसर्स नहीं लिखने होंगे। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो जो भी कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करते हैं, जो मेरिट लिस्ट, देखिए यहाँ पर सारा गेम जो है वो मेरिट का है। जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो मेरिट का जो मेरिट के लिए जब मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद में जब आपको ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जो रेशियो इन्होंने रखा है 1:5 का रेशियो है, यानी कि जो इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाएंगे उसके बाद में जो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:5 का है पर पोस्ट। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके के ऑफलाइन या फिर हार्ड कॉपी सबमिशन को एंटरटेन नहीं करेगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही अपने फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है, टाइम से पहले। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट एक डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि जो 25 अगस्त यानी कि आज की डेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर जा कर के, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहां पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फिर उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ीस को सबमिट करेंगे तभी फाइनल सबमिशन होगा। उसके बाद में फ़ीस की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर आपको केवल 250 रुपीज़ आपको देने हैं, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। और उसके साथ ही साथ ये जनरल कैटेगरी को देना है। अगर हम बात करें जनरल के अलावा यानी कि SC ST कैटेगरी को, तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ फ़ीस ही देनी है, ठीक है। तो और हम आगे बात करें तो ये जो था ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके सिलेबस के बारे में, आखिर आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, ये एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिलेबस जो उन्होंने अपलोड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट जो है वो क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यार इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यार जो लोग भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, यानी कि CFS होगी, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि यार सिलेबस एकदम सेम है, कोई भी अलग से आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, और यार इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग अदर स्टेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर आपको जो जनरल पोस्ट हैं वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करना पड़ेगा। आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आप SC ST कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। तो आप अगर डिफरेंट स्टेट से हैं तो आपको ओपन कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर यार मेजरली अगर समझें तो ये पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पर दो पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए जो है वहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 65 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका क्या हो जाता है, 85 मार्क्स का पेपर हो जाता है। बचे आपके 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाता है, यानी कि 100 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। 100 मार्क्स में जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जिसकी भी अच्छी मेरिट होगी, यानी कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, उसी के अकॉर्डिंग, और जो भी इनका जो SC ST कैटेगरी का या फिर रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्टेट PCS में पोस्ट अलाउट होती हैं PCS वगैरह में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी पोस्ट दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप फूड टेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि आपको गैजेटेड ऑफिसर बी की पोस्ट मिल रही है, ठीक है, यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट मिल रही है और वो भी एक गैजेटेड ऑफिसर की है। तो पार्ट ए की अगर बात करें यार, तो पार्ट ए में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड में मेजर एक जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी इसी में आ जाता है। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे कि जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी, यानी कि कुछ पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में लैंग्वेज होती है, कुछ में नहीं होती, उसी को वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ क्लॉक वाइज क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्लॉक बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी आपसे एंगल वगैरह से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, तो ये सारा आपका रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो अरिहंत जैसी, क्योंकि यहाँ पर आप को सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आप लूसेंट की जनरल जीके की बुक ले सकते हो, ठीक है, जीके की बुक ले सकते हो लूसेंट की। और करंट अफेयर के लिए आप किसी चैनल को फॉलो कर लेना यार, पेपर देने से पहले कुछ दिन पहले, जिससे आपको थोड़ा सा करंट अफेयर का भी नॉलेज हो जाए कि हमारी कंट्री में आखिर चल क्या रहा है इस टाइम पे। उसके बाद में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए भी आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, वरना अगर आपने अच्छे से इंग्लिश वगैरह पढ़ी है अपने 12th लेवल पे तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। कंप्यूटर में आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आप नेट पे देख लीजिएगा, कुछ क्विज़ वगैरह अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ क्विज़ वगैरह करके आप चले जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह पूछा जाता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेजर जो आपको फोकस करना है, जहाँ से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, वो है आपका पार्ट बी, जो 65 मार्क्स का वेटेज लेकर के चलता है। और इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। कल को आप FSO बन जाते हैं तो आपको यहाँ से ही जो चीज़ें हैं, इंटरव्यू में भी आपसे चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पार्ट बी, यानी कि फंक्शनल नॉलेज और इंडिकेटिव सिलेबस। इसमें आप देखेंगे कि फंक्शनल भी है और थोड़ा सा सब्जेक्टिव पोर्शन भी है। तो इसके सिलेबस में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो दिया गया है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, जिसमें सबसे पहले इंडियन फूड लॉ की अगर बात करें तो जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे आपको पढ़ना है। उसे पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मैंने लगभग पूरे एक्ट को समझाया हुआ है, कुछ वीडियोस नहीं पढ़े हुए यानी कि कुछ चैप्टर मिस हैं, बाकी पूरे एक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के लिए अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं, यानी कि बुक में सारी चीज़ें हैं, जिसका नाम है स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। उस बुक को अगर आप ले लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है FSS रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि 2011 वाला जो एक्ट है उसकी बात करी गई है यहाँ पर। उसके बाद में जो रिलेवेंट नेशनल बॉडीज़ हैं, एपेडा, एम्पेडा, BIS, EIC, ये सारा बुक में एक्सप्लेंड है, आप बुक ले सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, जिसमें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसमें देखिए FSSAI के रोल्स एंड फंक्शन के बारे में है, यानी कि पूरा FSSAI की इनिशिएटिव्स क्या हैं, FSSAI अथॉरिटी के बारे में, और इनका जो है
अगर आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर क्या है एफएसएसएआई का, उन सब बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप बुक खरीदेंगे तो बुक के इनिशियली जो 4 से 5 चैप्टर हैं उसमें सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद में जब आप आएंगे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में, तो वहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बुक में मिल जाएंगी, ठीक। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मेरी बुक से। और लगभग मतलब जितनी चीज़ें भी दी गई हैं ना, फूड एलर्जी हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, और ये आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी बुक में हैं। फिर बाद में देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी आप देखेंगे कि जो फूड बॉर्न डिजीज़ वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक एचएसीसीपी यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा हमने समझाया हुआ है, जिसमें आपका जीएमपी, जीएपी, जीएलपी, बीएपी सारी चीज़ें उसमें फिनिश की गई। फिर एक चैप्टर हमारा है फूड एनालिसिस को लेकर के, जिसमें हमने फूड टेस्टिंग के बारे में सब समझाया। मतलब जनरल एप्टीट्यूड को छोड़कर बाकी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये हो गया 85 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, बचे 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। जब आप देखेंगे कि जो 100 मार्क्स टोटल बनते हैं उसमें जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा फिर उसी को पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे पोस्ट लेने के। अब अगर आप चाहते हैं मैं अपनी बुक का थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हमारी बुक में है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बुक में क्या क्या कंटेंट है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरी बुक है। इसे मैं मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ तो इस वजह से तो आपको थोड़ा इंटरफेस इसका सही नहीं लग रहा होगा। बाकी इस बुक में हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो बुक है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये बुक है 450 पेज की, यानी कि 450 पेजेस हैं इस बुक में। और इस बुक के अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में जो आपको सिलेबस है, यानी कि जो सेम सिलेबस है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और ये आपका त्रिपुरा स्टेट का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे कि आप सिलेबस भी दिया गया है। तो आपको सिलेबस के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बुक के अगर कंटेंट के बारे में, तो आप देखिए सबसे पहला चैप्टर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में आप देखेंगे कि एफएसएसएआई के बारे में है। फिर फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि ये फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं वो बताया गया। एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स है चैप्टर नंबर 6 में। फिर आप देखेंगे फूड स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन, इसी में आप पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या होता है। फिर आप देखेंगे कि आईएसओ के बारे में देखेंगे कि, फिर आप देखेंगे कि एफएओ के बारे में क्या होता है। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फूड एंड फूड कैटेगराइजेशन के बारे में देखेंगे कि आप कैसे फूड को कैटेगराइज किया गया है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग हो गया, फूड सेफ्टी हाइजीन हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस हो गया, फूड सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। फूड रिकॉल हो गया, यानी कि फूड अलर्ट एंड रिकॉल प्रोसीजर कैसे होता है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है फूड में, उसके बारे में दिया गया। फिर केमिस्ट्री क्या है, फूड केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे कि फूड एंजाइम के बारे में, फूड न्यूट्रिशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फूड प्रिजर्वेशन हो गया। तो आप देखेंगे कि सिलेबस में जितना भी चीज़ें दिखी हैं उसमें किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया गया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बुक में रखा गया। तो बुक को अगर मैं दिखाता चलो थोड़ा सा, आप देखते जाइए। ये चैप्टर नंबर 2 आ गया यहाँ पर। तो आगे आप देखेंगे कि तो बुक का आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि फॉर्मेट क्या है, कैसे बुक को बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है चीज़ों को। तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेंट आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कुछ भी कम नहीं मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं। तो पूरे पेजेस को दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। बाकी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ बुक में आपको क्या मिलने वाला है। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि बुक के सैम्पल पेजेस, तो वो भी हम डेमो पेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ ये आपके लिए बुक आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं, तभी आप लीजिए, वरना आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 आ गया, फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी बुक में आपको थोड़ा सा कलर रिलेटेड, यानी कि जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से किया गया है, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बुक में 455 पेजेस हैं। तो इस बुक को अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, हाँ एक व्हाट्सअप नंबर है वो आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस बुक के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं।
तो यही था यार वीडियो। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।